सो हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वन शॉट में स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एंड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देन आप पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा। तो ये एक डाटा से लर्न की आर्ट होती है, इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एंड इसके 2 ब्रांचेस होते हैं। ये देखो, एक आपका होता है क्या, डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स, एंड जो दूसरा आपका होता है इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स। तो आपका पहले डिस्क्रिप्शन में होता क्या है। The part of statistics concerns with the description and summarization of data. तो इसमें आपका बेसिकली समराइजेशन होता है डाटा का एंड डिस्क्रिप्शन होता है। तो आपको अगर ये वर्ड दिख जाएगा तो आपको समझ जाना है वो क्या डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स में आता है। एंड जो आपका इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें आप बेसिकली आप कंक्लूजन निकाल सकते हो डाटा का, या तो कॉन्कर्ड विद ड्राइंग, आप उसे ड्राइंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इन्फ्रेंस को। एंड जो डिस्क्रिप्शन में आपका डाटा का एक समराइजेशन देते हो, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। सो अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो आपका जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप। तो हमने डाटा को 2 टाइप में डिवाइड किया। एक आपका क्या होता है, कैटेगरिकल डाटा, और एक आपका होता है न्यूमेरिकल डाटा। तो जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको आप क्वांटिटेटिव डाटा भी कहते हो, एंड जो आपका कैटेगरिकल डाटा होता है उसे आप हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं। सो न्यूमेरिकल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है आपका डिस्क्रीट, एक होता है आपका कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, एक इंटरवल में आता है। जैसे आप मान लो 10 to 20 का इंटरवल है, 20 to 40 का इंटरवल है, तो इस टाइप से आता है। एंड ये जो आपका होता है डिस्क्रीट, इसमें आपका क्या मतलब कोई भी एक सीक्वेंस में 1 2 3 पर जैसा भी हो गया, ये आपका एक मतलब ये चलते रहता है। देन अब उसके बाद आपका डाटा का फिर से 2 टाइप आता है क्या, क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड टाइम सीरीज डाटा। तो ये सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी आपने पॉपुलेशन देखा, सैंपल देखा, इससे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड इससे पहले आपका जो था जो स्टैटिस्टिक्स के जो पार्ट है वो भी, उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, एंड इससे भी आपके आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो देखते हैं आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है। डाटा रिकॉर्डेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो जो आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है मतलब वो ऐसा डाटा होता है जिसे आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड करते हो। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम का डाटा है। इसमें आपका मॉडल दिया है, प्राइस दिया है, रेट दिया और कितना उसका क्वांटिटी अवेलेबल है। एंड अब हम देखते हैं टाइम सीरीज डाटा। तो आपका जो टाइम सीरीज डाटा होता है, ये देखो इसमें क्या होता है, डाटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ऐसा डाटा होता है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें मेन आपका देखो एवरेज। तो आप क्या है, जनवरी 2024, फरवरी, मार्च एग्जाम्पल में देख लो, इसमें आपका टाइम का एक मेजर रोल होता है। तो ये है आपके 2 टाइप के डाटा। देन अब हम देखते हैं ये टॉपिक स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब उतना मैं नहीं बोल सकती, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। और चलो हम पहले देखते हैं क्या आपका होता है नॉमिनल स्केल। तो इसमें आपके जो भी आपका कैटेगरीज होता है, एंड इसमें क्या होता है आपको कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। तो कैटेगरी में आपका क्या हो सकता है, देखो किसी का नेम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, बहुत सारा। जैसे आप एग्जांपल में देख लो, मटेरियल का स्टेटस हो गया, या टाइप्स ऑफ आकार हो गया, आकार। तो ये आपका हो गया। एंड ये याद रखना, नॉमिनल स्केल जो होता है इसमें आपका ये क्या होता है, आपका नो ऑर्डर होता है, इसमें आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। देन बाकी सब में है, इन तीनों में आपके क्या होते हैं, इन तीनों में आपके क्या ऑर्डर होते हैं। बाकी के जैसे ऑर्डिनल हो गया, इंटरवल हो गया, रेशियो हो गया, सब में आपके ऑर्डर होते हैं एक्सपेक्ट नॉमिनल, इसमें आपका ऑर्डर नहीं होता है। देन अब हम देखते हैं ऑर्डिनल स्केल में। तो इसमें तो आपका सिंपली ऑर्डर तो हो गई, ऑर्डर कैटेगरीज। जैसे आपका कोई रैंकिंग हो गया तो वो आपका इसमें आता है, ऑर्डर हो गया। आप किसी को रेटिंग करते हो,
एंड चलो जैसे आपका एग्जांपल देख लो, स्टूडेंट लेटर्स ग्रेड, तो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो भी आपके एक ऑर्डिनल स्केल में आएगा। देन अब हमारा जो है नेक्स्ट स्केल वो क्या होता है, इंटरवल का होता है। सो डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट बट नॉट थ्रू जीरो। तो इसमें भी आप सारे मेजरमेंट कर सकते हो, बट ये क्या होता है कि जीरो के लिए नॉट थ्रू होता है, इसमें जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वही बात करें इसकी यानी रेशियो की, तो इसमें आपका जीरो इंक्लूड होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेशियो में आपका जीरो इंक्लूड होगा एंड इंटरवल में आपका जीरो इंक्लूड नहीं होगा। इन दोनों में इतना का डिफरेंस है। और टेम्परेचर को देखो, इंटरवल में आपका फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस मिल गया है एंड रेशियो में आपका टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया है। ठीक, तो इसमें आपको क्या हो सकता है, इसमें आपका रेशियो पॉसिबल नहीं है। इंटरवल में आपका रेशियो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेशियो में रेशियो नाम ही है तो रेशियो तो पॉसिबल होगा ही होगा। ये तो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है, प्लस एंड माइनस ये आपके हो सकते हैं। देन आप रेशियो में बात करें तो इसका मल्टीप्लाई भी हो सकता है एंड डिवाइड भी हो सकता है। तो चलो यही था इसका। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो अब मैं थ्योरी तो जान ली, अब पीवाईक्यू भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं अब। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल आपका होता है कॉलम रिप्रेजेंट वेरिएबल। जो भी आपके कॉलम होते हैं वो आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो आपके रो होते हैं वो आपके किसी कैश को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हम ऑप्शन को देखते हैं। BMI इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। सो वेरिएबल BMI कहाँ पर है, देखो ये आपका एक वेरिएबल है। देखो वेरिएबल आपके रो रिप्रेजेंट कर सॉरी कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द वेरिएबल इज स्मोकर इज ऑर्डिनल इन नेचर। तो ये क्या ऑर्डिनल है इन नेचर में, ऑर्डिनल के पास ऑर्डर होता है, इसमें आपका रैंक रेटिंग ये सारे आपके ऑर्डिनल स्केल के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये तो वैसा है नहीं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका drawing conclusion about the smoking habit of the entire city based on this sample is an application of descriptive statistics। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें आपके डाटा का समराइजेशन होता है। तो इसमें आपके डाटा का समराइजेशन भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। P104 रिप्रेजेंट अ केस। सो ये है आपका P104। ये देखो ये आपका क्या है, ये सारे आपके केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी आपका रो है, रो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, केस को। जो आपका कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके ये दोनों ऑप्शंस राइट हो गए। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। The roll number of a student is an example of an ordinal variable। तो आपका जो ऑर्डिनल वेरिएबल होता है ऑर्डिनल स्केल में, उसके पास क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। तो इसमें क्या आपको मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें आपको कोई भी ऑर्डर तो शो नहीं हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सो इस टॉपिक के बेस पे हम PYQ देखते हैं। अ नॉमिनल स्केल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लेबलिंग द कैटेगरीज एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑफ डाटा। सो हाँ ये प्रॉपर्टी होती है एंड इसमें हमारा क्या कोई भी रैंक हमारा क्या इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा रैंक किसमें होता है, एक ऑर्डिनल स्केल में हमारा रैंक होता है। An ordinal scale has all properties of nominal scale and it involves ranking of data। हाँ, जो आपका ऑर्डिनल स्केल रहता है उसके पास नॉमिनल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज होती है एंड इसमें आपका रैंकिंग भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके एग्जांपल हमने देखे थे, रैंकिंग हो गया या फिर आपका रेटिंग हो गया, तो ये सारे थे। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो PYQ है ये मतलब PYQ बोलते हैं, जो ऑप्शन है ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको मुझे मतलब नहीं मिल पाया था इसलिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको ये दोनों राइट ऑप्शन थे, तो इसका आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए। हाँ ये देखो ये हमारे पास एक प्रॉपर PYQ है। इसमें क्या बोला है, हाँ इसमें भी आपको स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट। ओके,
A survey of 500 voters used to predict election result for the whole state represent a sample from the population. तो आपका जो सर्वे का जो 500 जो 500 वोटर्स है वो यूज टू predict इलेक्शन, तो ये क्या आपका होगा सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है, ये देखो आपका एक ये पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट क्या होता है आपका सैंपल होता है। सो 500 वोटर्स बोला है, तो ये तो आपका लग नहीं रहा है इलेक्शन है, मतलब यार कोई भी मतलब कोई वैल्यू तो ठीक लग नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आधार नंबर ऑफ अ पर्सन इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। हाँ है, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो आपका कुछ भी मान लो ये आपका आधार नंबर है। तो इसमें देखो हर पर्सन का आधार नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये और ये क्या न्यूमेरिकल है, वैल्यू आपके आधार कार्ड की ABCD में तो होती नहीं है, आपका कुछ भी होता है 5 1 5 6 7 जो भी है। तो ये आपका क्या एक न्यूमेरिकल होता है एंड साथ में एक वेरिएबल भी होता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। Mode of payment cash card UPI is the categorical variable where each mode represents a distinct category। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश पे आपका पेमेंट का मेथड है, कार्ड भी हो गया, UPI हो गया, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑफलाइन पेमेंट करो। सो ये बोल रहा है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, ये सारे आपको अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसा तो है नहीं। Recording the show size of a student in a school represent continuous numerical data। तो हाँ अगर आप मतलब कोई भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, शो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा होगा। देन नेक्स्ट भी वाइस देखते हैं। क्या बोला है, A government agency observe cleanliness in 5 cities by assigning them rank from 1 to 5। ओके, तो क्या वो जो भी क्लीनेस के मामले में क्या 1 to 5 की वो रेटिंग कर रही है आपकी जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, where 1 indicate the cleanest city and 5 the less cleanest। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, अगर उसने 5 रेटिंग कर दिया तो वो क्या आपका लीस्ट क्लीनेस्ट है, एंड 1 रेटिंग कर दिया तो वो आपका एकदम क्लीनेस्ट सिटी है। तो चलो देखते हैं। A policy maker attempts to compute the average of these ranks to access overall cleanness. Which of the following point highlighting valid content we using the average rank in the context? So the rank represent ordinal data where taking an average may not be statistically appropriate। तो ये जो आपका बोल रहा है क्या बोल रहा है, द रैंक रिप्रेजेंट ऑरिजिनल डाटा, तो ये तो आपका ये लाइन आपका एकदम करेक्ट है। आप मैंने बताया भी था उस एग्जांपल के टाइप, अभी आपको जो आपका रेटिंग आता है वो भी आपका क्या एक ऑरिजिनल में आता है, उसका एक एग्जांपल ऑरिजिनल डाटा का। वेयर टेकिंग एन एवरेज में नॉट बी स्टैटिकली अप्रोप्रिएट, तो ये भी हो रहा है कि स्टैटिकली अप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर आप एवरेज करें, तो मतलब मैं नॉट बोली नहीं हो सकता। देन देखते हैं द डाटा इज नॉमिनल। ओके, सो इट डज नॉट सपोर्ट रैंकिंग और ऑर्डरिंग। तो ये तो ठीक है सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट दिया है इसमें आप क्या कर रहे हो, रैंकिंग कर रहे हो, तो ये आपका नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता, रैंकिंग आपका हमेशा ऑर्डिनल में आएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिंस वी कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रैंक, सो एवरेजिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। हाँ तो देखो, सो आपका जो एवरेज है यहाँ वो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या जानते थे कि आप इंटरवल या रेशियो में ही आप क्या कर सकते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी आपका इंटरवल में होता था, ये आपका रेशियो में होता था। जो भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये ओनली इंटरवल एंड रेशियो में अप्लाई हो सकते हो,
और ऑर्डिनल में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम इसे एवरेज हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही कहा है। Since the ranks are nominal, so calculating the average is valid। तो अभी हमने देखा कि एवरेज आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। अब यहाँ बोल रहा है कि एवरेज इज वैलिड, तो ये ऑप्शन तो देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि रॉन्ग होगा। So next option, a histogram is an appropriate graph to display the count of search based on their colors। तो इसमें तो कुछ आपको बोला ही नहीं है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल या मतलब कौन सा डाटा है, कुछ इसमें बोला ही नहीं गया है। Then recording the number of customers served by different restaurants in a city on particular day is an example of cross-sectional data। So cross-sectional data क्या होता था? Data recorded at any particular time। So इसमें भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, देखो different restaurant in a city on particular time। So ये आपका cross-sectional का एग्जाम्पल होगा। द बैटरी लाइफ इन आवर्स ऑफ लैपटॉप इज द न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो आपको ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपका कोई भी आप नंबर ले लो, वो आपको न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल होता है। एंड देन क्या बोला, कंटिन्यूस वेरिएबल ही है, क्योंकि आपका बैटरी देखो चेंज होते रहता है। आप जितना फ़ोन यूज़ करोगे आपका बैटरी डाउन हो जाएगा, एंड फिर जब आप उसको चार्ज लगाओगे तो आपका बैटरी फिर से फुल हो जाएगा। सो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट PYQ को। नेक्स्ट PYQ आपका ये रहा। सो इसमें भी हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ हॉस्पिटल इज द डिस्क्रिप्ट। सो अभी भी आपको मैं बताया था कि जो भी आपका डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, उसमें आपका डाटा का समराइजेशन होता है। द क्लीननेस रेटिंग एंड मेजर ऑन नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो जो आपका जो क्लीननेस है उसको आप नॉमिनल स्केल में थोड़ी ना मेजर करोगे, चाहे इसमें किसी का नेम हो गया, जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारी चीजें आती है। The population is all hospitals in the description। So ये आपका जो पॉपुलेशन हो गया ऑल हॉस्पिटल्स का, वो आप उसमें आपका एक समराइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। If the agency conducts the cleanliness of hospital in district in good, this would be example of inferential statistics। So जो आपका हाँ, जो आपका इंटेंस स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप उसमें कंसल्ट कर सकते हो उसे किसी ड्राइंग के थ्रू, उसका आप एक कंक्लूशन निकाल सकते हो। सो इसमें आप क्या, उसका आपका कंक्लूशन भी निकल जाएगा एंड आप इसको ड्राइंग या चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देन अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है। In the university, 12,500 students appear in qualifier exam। तो इसका डाटा उन्होंने दिया है कि देखो इंजीनियर कितने थे आपके 3,500 मतलब पास हुए, एंड फेल कितने हुए 1,000 फेल हुए। एंड आर्ट्स में आपके कितने 2,000 पास हुए एंड 3,000 फेल हो गए। एंड बिजनेस में आपके 2,500 पास हुए एंड 500 स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए, फेल हो गए। सो अब हमको ऑप्शन के थ्रू हम चेक करते हैं। रिजल्ट ऑफ द एग्जाम इज एसोसिएटेड विद द कोर्स स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट। सो हाँ, आपका देखो कोर्स आपका डिवाइड है, कोर्स स्पेशलाइजेशन आपका है इसमें। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। जो रिजल्ट है आपका इस टाइप से फॉर्म में है और इसमें नॉट बोला है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। among engineering students 77.78% passed the qualifier। सो अब हमको देखना है कि क्या इतने स्टूडेंट क्वालिफायर में पास हुए हैं। सो हम परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो कितने पास है, तो 3,500 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपके पास हो गए एंड अपॉन में टोटल कितने थे
3500 प्लस कितने आपके 1000 फेल हुए हैं, यानी टोटल आपके कितने 4500 स्टूडेंट्स ने आपका दिया था एग्जाम। देन आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे आपको परसेंट मिलता है। देन 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया आपका, एंड 5 9 जा ये हो गया, एंड 5 7 जा ये हो गया, एंड 9 7 जा 63 होता है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, फिर 9 7 जा ये आपका आ जाएगा क्या 7.77 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये देखो ये कि आपका 5 से ग्रेटर देन है 7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 77.7.8। सो ये आंसर तो राइट है आपका। तो अब हम देखते हैं कि अमंग बिजनेस स्टूडेंट्स 11% डिड नॉट पास द क्वालिफायर एग्जाम। सो बिजनेस में आपके कितने देखो कितने फेल हुए 500। देन आपके टोटल कितने हो गए 3000 हो गए। आप पास एंड फेल वाले को ऐड कर लो, आपको टोटल मिल जाएंगे इनटू 100। ओके, तो जब हम 100 से कर रहे 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, क्या हो गया 3 1 3 एंड यहाँ 2 बचा 8 जा आ जाएगी, कुछ 18 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये 11 पॉइंट दिया है, सो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो आपके इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है मीन। ये मीन का फॉर्मूला है, देखो समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, एन। तो यहाँ पर एन क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड एक्स आई इज 8 ऑब्जर्वेशन, और ये आपको 8 ऑब्जर्वेशन है। तो ये सिंपली है, अगर आपको मीन निकालने बोल दिया 4 8 7 6 का, तो आप क्या करोगे इन सब को ऐड करोगे, अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 है, तो आप अपॉन में 4 करोगे, यानी एन आपका क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड जो आपका यहाँ पर जो होगा समेशन वो आपका इनका टोटल सम हो जाएगा। तो बस यही बोला। तो अगर मान लो देखो अगर आपका फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आपका ये फॉर्मूला का यूज होगा, एम आई एच ग्रुप मिडिल वैल्यू, ये आपकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी एम आई यहाँ ग्रुप की, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इच ग्रुप, तो एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सभी ग्रुप की। तो हम इसके अभी PYQ भी देखने वाले हैं, पहले आप फॉर्मूला को एक बार देख लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद हम इसके PYQ भी देखेंगे, मतलब इस टॉपिक के PYQ। देन अगर इसके बाद आपका एक और फॉर्मूला होता है, ये देखो एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर एक्स आई है इज डिस्क्रीट वैल्यू, तो ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी, एंड एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इच डिस्क्रीट वैल्यू। ओके, फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। देन अब एक चीज और हम देख लेते हैं, अगर आप देखो एडिंग मतलब किसी भी कांस्टेंट को ऐड करते हो, आप एडिंग अ कांस्टेंट, ओके, तो अगर आप जैसे x इज ऑल्ड मीन, तो आपका जो पहले का जो मीन था स्टार्टिंग में वो आपका ये देखो x मोड है, एंड न्यू मीन आपका क्या हो जाएगा y मोड, एंड ये जो x क्या है सॉरी c क्या है आपका कांस्टेंट है c, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। देन सिंपली आप इसको ऐड कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई में भी सिंपली वही आपको ऑल्ड मीन में जिस भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका y मोड आपका न्यू मीन बन जाएगा। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये है आपका मोड। सो मोड आप सिंपली उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, मोड आपका सिंपली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होता है वही आपका मोड होता है। मान लो आपको इसमें फाइंड करना 4 5 4 2 1, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका 4 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड 5 1 2 ये ओनली 1 टाइम ही है, तो आपका यहाँ मॉड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, एंड अब ये जो टॉपिक है आपका मीडियन, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, एंड बहुत सारे मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकती, जैसे आपका मीन ये मोड हो गया, एंड आपका जो एवरेज निकालना है तो उससे आपके कितने देखो एवरेज और मीन
ये आपका सेम टॉपिक है। अगर आपको एवरेज भी बोल देगा तो आपको यही करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आप पहले सम करोगे एंड उसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो लिखोगे। देन अगर आपका मीन में कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड कर देता है तो आप पहले उसका मिडिल टर्म निकाल के ये वाले फॉर्मूला में आप उसको अप्लाई करोगे, समेशन करोगे फ्रीक्वेंसी और मिडिल टर्म का अपॉन में फ्रीक्वेंसी का समेशन करके उस ऐसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दोगे। देन एवरेज का और मीन का आपका ये सेम होगा। देन अब हम इधर देख रहे थे अपना मीडियन। मीडियन में आपका दो टाइप के होते हैं। देखो अगर आपको इसमें से मीडियन निकालने बोल देगा ओके, तो इसके लिए आपके दो फार्मूला होते हैं। ऑड फ्रीक्वेंसी मतलब देखो नंबर क्या है इसका 1 2 3 4 5। आपका यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है, तो ये क्या है आपका ऑड है। तो जब भी ऑड आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे n+1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या है 5+1 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 5+1 6 एंड 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। जैसे आप पहले 1 लिखे, फिर 2 लिखे, देन 4 4 5, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसका जो थर्ड नंबर का जो हमने मतलब फार्मूला में अप्लाई किया n=5, तो आपका थर्ड आया यानी आपका जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3 ये 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन ऐसे ही अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इवन आती है, मान लो यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन हो गया आपका 8 हो गया, देन अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इवन होगी। तो इवन फ्रीक्वेंसी में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे n/2 प्लस n+1 अपॉन में 2। सॉरी ये देखो n+2 को आप पहले कर लोगे, उसके बाद 1 ऐड करोगे अपॉन में 2। देन जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखोगे तो आपका n/2 कुछ टर्म आएगा आपका। मान लो अभी हमने इसे सॉल्व नहीं किया, आप मान लो इसमें आपका ये 4 आ जाता है, थर्ड टर्म आ गया एग्जाम्पल मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड टर्म आपने यहाँ पर 4 लिख दिया ओके, 4 लिख दिया। देन 4+1 ये देखो n/2 +1 आपका फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा सॉरी 3 आया था ना, तो 3+1 4, फोर्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे अपॉन में 2 एंड 6 अपॉन में 2 3, तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा पहले आपको n/2 करके वो टर्म जो भी आएगा वो लिख लेना है, देन n/2 + 1, उसके बाद वो जो टर्म आएगा उसको लिख लेना है, फिर उन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, देन इसका आंसर आ जाएगा। बस इजली इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब हम इसके PYQ देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट PYQs। तो हम इसका PYQ देखते हैं। तो इसमें आपको क्या बोला है, इच स्टूडेंट वॉज लेटर असाइन टू एक्स्ट्रा आवर ओके। तो पहले देखो आपका इसका मीनिंग क्या है, देखो 32 का मीनिंग क्या है, 32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3 एंड मोड 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 32 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अब हम क्या करेंगे इसको, देखो ये 1 7 17 हो गया, ये हो गया आपका 21, देखो 2 1 21 एंड 2 4 24 आपका हो गया, एंड नेक्स्ट 3 0 आपका 30 हो गया, एंड 3 2 आपका 32 आवर्स हो गया। अब हमने इसमें 2 और ऐड कर दिया, तो आपका न्यू क्या बनेगा 17 की जगह आपका 19 हो जाएगा, देन 21 की जगह आपका 23 हो जाएगा, एंड 24 की जगह आपका 26 हो जाएगा, एंड 30 की जगह आपका 32 हो जाएगा, एंड 32 की जगह आपका 34 हो जाएगा। चलो अब हमको अपना न्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा आंसर द गिवन क्वेश्चन ओके। व्हाट इज द न्यू एवरेज टाइम स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट। तो अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना है। ये आपका क्या था, इस स्टूडेंट वॉट लेटर असाइन 2 एक्स्ट्रा आवर, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आवर ऐड कर दिया, एंड ये 5 स्टूडेंट का प्रोजेक्ट के टाइम का पर वीक टाइम था कि उसने कितना स्पेंड किया। तो अब हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला भी हमने देखा है, क्या होगा आपको टोटल सम करना है जिसका हमने 2 एक्स्ट्रा करने के बाद हमें क्या मिला था 19 मिला था, देन 23 मिला था, एंड 26 23 सॉरी 23 नहीं था 32 एंड 34
4 मिला था, देखो ये मिला था। देन अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, देखो 1 2 3 4 5 ये करना था। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 134 आएगा अपॉन में 5। सो 5 2 जा 10 एंड 3 बजा 5 6 जा 30 एंड पॉइंट लगा के 5 8 जो ये हो जाएगा। देन क्या हो गया आपका 26.8। तो ये आपका एवरेज निकल आ गया, देखो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28.6, ये आपका एवरेज आ गया। एंड देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप इसका पार्ट 2 भी बोल सकते हो। अब क्या बोला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द अपडेट डाटा। सो हमें जो ये न्यू डाटा मिला, अब इसमें रेंज बताना। आप रेंज कैसे फाइंड करोगे, आपका जो अपर लिमिट है यानी मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम नंबर है 34, ओके। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं 34, उसमें से अपना मिनिमम नंबर क्या है, आपका 19 है। आप 19 को माइनस कर दोगे, तो जब आपने ऐसा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो आपका रेंज क्या हो गया, 15 हो गया। तो हमने 2 टाइप के यहाँ क्वेश्चन देख लिए, एक आपका एवरेज का, इसमें आपको फॉर्मूला रखना है, आपको सब जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उनका देखो आपको यहाँ पर टोटल सम करना है, एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे आपके। एंड जो आपका रेंज होगा उसमें आप क्या करोगे, मैक्स माइनस मिनिमम करोगे तो आपका रेंज आ जाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन 2 PY के उसको सॉल्व कर लिया ऐसे ही। द मार्क्स obtained by मीरा इन 6 टेस्ट आर। तो मीरा के 6 टेस्ट के मार्क्स है, देखो फर्स्ट टेस्ट में 55, सेकंड में 60, थर्ड में फिर 60 एंड फोर्थ में 62 एंड फिफ्थ में 65 एंड सिक्स्थ में 58 मार्क्स मिले उसको। इफ द स्कोर 70 मार्क्स इन द 7th टेस्ट, मतलब मान लो उसने 7th टेस्ट दिया एंड कितने स्कोर किए, 70 स्कोर किए 7th टेस्ट में। तो क्या बोल रहा है, हाउ विल इट इम्पैक्ट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मीन पे, मीडियम पे एंड मोड पे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका हम मोड देख लेते हैं। मोड एक होता है फ्रिक्वेंसी, होता है कि किसकी कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। मोड एक फ्रीक्वेंसी होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें आप देखो कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, देखो 60 यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुआ है एंड बाकी तो ओनली 1 टाइम है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो एंड अब देखते हैं, पहले इसका मीडियम पहले क्या था, मीडियन एंड मीन पहले क्या था, एंड जब उसने 7th टेस्ट किया तो उसके मीन क्या हो गए। चलो हम दोनों देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में उसका क्या था। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो कितने उसके मार्क्स थे, 55 प्लस फर्स्ट टेस्ट में थे, सेकंड में 60 एंड थर्ड में भी आप 60 मार्क्स थे एंड फोर्थ में कितने थे, 62 एंड फिफ्थ में कितने थे, एंड टोटल मार्क्स अपॉन कितने टाइम उसने टेस्ट दिया था, 6 टेस्ट दिए थे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 370 अपॉन में 6, देन क्या आंसर आएगा, 61.66। तो ये आपका मीन आ गया। देन अब क्या बोला है, जब उसने 7th टेस्ट किया तो उसका मीन क्या होगा। तो 7th टेस्ट जब वो देगी तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक और सब्जेक्ट 70 मार्क्स था एंड टोटल नंबर कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 440 अपॉन में, अब हमारे पास कितने टेस्ट उसने लिए थे, 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 62.6 आ जाएगा। आपके पास वहाँ कैलकुलेटर होगा, मतलब आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर होगा, तो आप उससे कर सकते हो सॉल्व। तो इससे पहले आपको कितना था, 61.66 से 62.6 ग्रेटर देन हुआ, तो ये क्या हुआ, इसके मीन में इंक्रीमेंट हुई। देन अब हम मीडियम देखते हैं, मीडियन। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका जो इवन आता है तो इवन में हम क्या करते हैं, n/2 टर्म हो गया आपका, प्लस
n/2 प्लस 1 टर्म हो गया आपका, अपॉन में 2 कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में उसने 6 सब्जेक्ट का टेस्ट किया था, तो हमारा इनिशियली 6 आपका क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आप क्या करोगे, n/3 आपका थर्ड हो जाएगा, एंड 6/2 3 प्लस 1 ये आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आपका थर्ड टर्म क्या था, 60 था, एंड फोर्थ टर्म आपका क्या था, 62 था, अपॉन में 2 हो जाएगा, 62 था। तो जब आप इसको ऐड करोगे, तो उसके बाद ऐड करके जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा, सो 192 अपॉन में 2 आएगा आपका, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो आपका मीन स्टार्टिंग में क्या आया, 61 आया। एंड जब आपका कितने हो गए, आपके 7, उसने जब 7th टेस्ट दिया, तो आप देख सकते हो कि आपका मीन क्या है, ऑड है। एंड ऑड के, सॉरी मीन बोलती हूँ, नंबर कितने हैं, 7 है। तो जब आपका ऑड नंबर होता है तो आप मीडियन के लिए क्या करते हो, n+1/2 करते हो, ये फॉर्मूला है। तो n+1 यानी 7+1 8/2 यानी फोर्थ टर्म आपका होगा। सो आपका फोर्थ टर्म क्या था, यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 62 था आपका फोर्थ टर्म। एंड अभी आपने जो किया, तो आपका इनिशियली मीडियन क्या था, 61 था, एंड उसके बाद अभी क्या हो गया आपका, 62 हो गया। तो मीडियन में आपका इंक्रीमेंट हुआ, देखें, एंड आपका जो यहाँ पर आपने निकाला था मीन में भी आपका इंक्रीमेंट हुआ। देन आप बात करते हैं मोड के। तो आप देख रहे हो कि जब आपने 7th टेस्ट के स्कोर को भी ऐड कर दिया है उसमें, तो भी 60 ही रिपीट हो रहा है, आपका मॉड तो सेम रहेगा। आप 7th टेस्ट या दो तो भी मॉड सेम रहेगा, या 6th टेस्ट का ही हम ले लें तो भी आपका मॉड सेम ही रहने वाला है। सो हम क्या बोल सकते हैं, आपका मीन एंड मीडियन ये दोनों में आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ, बट मोड विथ स्टे अनचेंज है, लेकिन मोड जो है आपका अनचेंज होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, परसेंटाइल्स। ओके, सो हम देखते हैं अभी इस टॉपिक को। सो आपको परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो, p/100 इंटू n/2 प्लस n+1/2। सो आपका p क्या है, देखो, p इज कैट परसेंटाइल। मान लो आपको बोल दिया 70th परसेंटाइल निकालने, सो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करोगे, 70/100 रखोगे। सो p का मतलब वही है, देखो, केट परसेंटाइल, मतलब आपको जितना भी परसेंटाइल बोलेगा उसको आप वहाँ रखोगे p के जगह। एंड आपका n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो आपके कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो आप n पे रखोगे। तो मैंने कितनी आपको बहुत बता चुकी है, 4 2 4 6 8, यहाँ पर आप देखो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो आप n की वैल्यू 4 रखोगे। सो उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दोगे, एंड उसके बाद n+1/2 करके डिवाइड कर दोगे। एंड इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, इवन फ्रीक्वेंसी के लिए आप निकाल सकते हो परसेंटाइल। इवन फ्रीक्वेंसी मीन ये देखो 1 2 3 4, ये आपका इवन नंबर है 4। एंड ऑड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये नहीं करना है, ये वाला n+1/2 ये वाला चीज नहीं करना है, ओनली आपको p/100 इंटू n/2 करना है। चलो, तो इसका हम PYQ के थ्रू से देख लेंगे। देन अब हम देखते हैं मेन आपकी, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या आपको क्या बोल देगा, आपको Q1 बोल सकता है, देखो, निकालने के लिए, या आपको लोअर बोल सकता है, या फर्स्ट बोल सकता है। तो ये आपका क्या होता है, 25 परसेंटाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं। आपको फर्स्ट क्वार्टाइल बोल देगा तो आपको ये याद रखना है कि वो 25 परसेंटाइल होता है। एंड आपका जो मिडिल बोल दो या मीडियन, या फिर आप बोल दो उसको सेकंड क्वार्टाइल, वो आपका 50 परसेंटाइल होता है। देन आप बात करें कि थर्ड क्वार्टाइल में आपका क्या होगा, 75% आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो आप समझ गए होंगे अब।
एंड ये देखो, आप इसके थ्रू इजिली आप इसको एक बार रीड कर लेना, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। देखो आपका ये फर्स्ट क्वार्टाइल आपका क्या हो जाएगा, 25% एंड मिडिल क्वार्टाइल आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वार्टाइल मीडियन आपका मीन, एंड थर्ड क्वार्टाइल आपका 75%। चलो अब आपका ये भी बोल सकता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने बोल देगा। ये देखो IQR, ये याद रखना, आपको अगर बोल देगा IQR निकालने, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने, तो आपको Q3 माइनस Q1 करना है। मीन क्या, मीन आपको 75 परसेंटाइल में से क्या माइनस करना है, देखो 25 परसेंटाइल करना। भी हमने देखा कि Q3 आपका क्या है 75 परसेंटाइल एंड Q1 आपका क्या है 25 परसेंटाइल। एंड आपको डिटेक्टिंग आउटलायर्स निकालने बोल देगा। अगर आपको लोअर बोलेगा तो आपको Q1 यानी 25 परसेंटाइल में से 1.5 IQR माइनस करना है। एंड IQR आप कहाँ से निकालोगे, इससे निकालोगे 1.5 इंटू IQR, एंड IQR के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एंड अगर आपको अपर बोल देगा तो आपको Q3 में से 1.5 इंटू IQR को ऐड कर देना है। तो मेन आपको यहाँ पर IQR याद रखना है। एंड आपके परसेंटाइल में से देखो किसको क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट क्वार्टाइल में आपका कितना परसेंटाइल होता है 25 होता है। देन ये सारी चीज को आपको याद कर लेना है तो आपका हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इससे आपका IQR या आपको 75 परसेंटाइल कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट, आपको ये जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो सब असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले लिखते हैं, आपको क्या आएगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 30 आएगा। देन आपका आएगा 39, 44, 46 एंड 73, 86, 91, 96, 112 एंड 115। तो ये आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको IQR का फॉर्मूला पता ही होगा। IQR का फॉर्मूला होता क्या है, IQR इज इक्वल टू, क्या निकालते हो आप, Q3 माइनस Q1। तो इससे पहले आपने देखा था Q3 आपका क्या होता है, ये आपका 75 परसेंटाइल होता है एंड ये आपका क्या होता है 25 परसेंटाइल होता है। तो पहले हम क्या करते हैं 25 परसेंटाइल यानी Q1 की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो अब हम Q1 का वैल्यू निकालते हैं। तो अब Q1 यानी क्या आपका था 25 परसेंटाइल। देखो ये सब याद रखना कि अगर आपको Q2 बोलेगा तो Q2 आपका 50 परसेंटाइल होता है। तो हम निकालते हैं। तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर 25/100 करोगे। देखो तो आपको 25 परसेंटाइल निकालने के लिए 25/100 लिख देना है बस। जब फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2.5 आएगा, ये तो आप इजीली जान ही गए होंगे। देन आपके पास अब आपको क्या निकालना पड़ता है, एनपी निकालना पड़ता है। एनपी आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो आप निकाल रहे हो 25/100, ये आपका पी है। आपको जितना भी परसेंटाइल निकालना बोल देगा, मान लो आपको 40 बोल दिया तो आपको 40/100 रखना है। 75 बोल दिया तो 75/100 रखना है। आपको ऐसे करना है। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ पर देखो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन की जगह हम 10 लिख देंगे। अगर यहाँ पर आपकी 5 होती, 4 होती, जितनी ऑब्जर्वेशन होती है आप वही नंबर लिखना। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये आपका 0.25 आएगा, ये मेरे मिस्टेक कर दी मैंने। तो 0.25, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये हम अप्रॉक्स, इसको हमको इंटीजर में लेना रहता है तो हम इसको 3 ले लेते हैं। तो हमने इसे क्या किया, 3 ले लिया। तो जब अपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा हुआ था, तो आपने देखा था आपका थर्ड नंबर पे क्या था, आपका थर्ड नंबर में था 44। ये देखो 39, 46, ये देखो फोर्थ, मतलब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो पहले आपका 30 आएगा, 39 आएगा, देन थर्ड नंबर में आपका क्या आएगा 44 आएगा। तो 44 आपका Q1 का वैल्यू क्या हो गया, आपका 44 हो गया।
देन ऐसे ही अगर आप Q3 यानी कि आप 75 परसेंटाइल निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? देखो 75 परसेंटाइल के लिए आप पहले तो क्या करोगे, 75 अपॉन में 100 करोगे तो ये आपका पी का वैल्यू है। पी आपका क्या आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। देन आप क्या निकालोगे? एनपी निकालोगे। एनपी मीन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितने हैं? देखो 10 है। सो 10 इंटू आपका पी का वैल्यू क्या आया था? 0.75 आया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7.5। तो आप इसको अप्रॉक्स क्या मानोगे? 8 मानोगे। तो अगर आपका देखो 2.5 आएगा, 3 मानोगे, 4.5 आया तो आप उसको 5 मान के चलोगे, क्योंकि हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए होती है। तो हम 8th नंबर पे देखेंगे आपका 8th नंबर में क्या है। तो इससे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख चुके थे, तो अब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपका 96 जो है आपका 8th नंबर में आएगा। तो आपका Q3 क्या हो गया? देखो 96 हो गया एंड Q1 आपका क्या होगा? 44 हो गया। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 25 परसेंटाइल आपका 44 हो गया एंड 75 परसेंटाइल आपका 96 हो गया। एंड आपका IQR क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला याद रखना है आपको। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया? IQR आपका क्या हो गया? देखो Q3 माइनस Q1, या आप इसको बोल सकते हो 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल। तो हमारे 75 क्या आया था? 96 आया था। देन 96 एंड आपका Q1 यानी 25 परसेंटाइल आपका 44 आया था। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा एंड यही इसका आंसर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको 25 परसेंटाइल, आपको जितना भी परसेंटाइल निकालने बोल देगा तो उसको आपको परसेंटाइल में आपको 100 का डिवाइड करना है 100 का। उसके बाद आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। देन अगर आपका 4.5 आएगा तो आप उसको 5 लेके चलोगे। तो उसके बाद आपको यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर लोगे, आप जितना भी आएगा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसको आप लिख दोगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देन आपको ऐसे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब आप वन क्वेश्चन मान लो। तो चलो देखते हैं हम क्या इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका वैल्यू है एंड ये इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। इफ द मीन ऑफ डाटा सेट इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मान लो इसका मीन 5 दिया है आपको, तो वो 5 अब नहीं भी देगा तो आप निकाल सकते हो। अब मीन कैसे निकालोगे? देखो कि आपका इसका सम करोगे आप 2 + 4 6 + 6 12 एंड 8 आपका 20 हो जाएगा। एंड कितने ऑब्जर्वेशन है? 4 है, यानी 20/4 आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका मीन तो ये ऐसे भी निकल गया। तो देखो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? देखो आपको क्या करना है, वैल्यू से आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एंड अपॉन में आपको फ्रीक्वेंसी को करना है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो देखो यहाँ पर आपका 2 है तो हमने 2 लिया एंड आपका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 2x हो गया। फिर हमने सेकंड 4 लिया एंड इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमने इसको भी कर लिया। देखो सबको मल्टीप्लाई हम करते गए। तो देखो इसका आपका वैल्यू क्या आएगा, मैं यहीं पर कर देती हूँ। ये आपका हो गया क्या? 2x प्लस ये आपका हो गया क्या? 24 हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? 6x एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस 8 8 जा 64 हो जाएगा एंड अपॉन में आपका फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो देखो x प्लस x 2x यहाँ से देखो एंड 6 + 2 8 एंड 8 आपका 16 हो जाएगा। तो हमने इतना कर लिया। अब देखो क्या करना है इसमें, आपको ये मिल गया सारा चीज। अब बस आपको सॉल्व करना है इक्वल टू 5 करके। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो hx प्लस आपको 100 मिल जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 5 को इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड ले आएंगे तो और 80 को हम इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 10x यहाँ ऑलरेडी था माइनस 8x। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। 100 माइनस 80 20 हो गया आपका एंड ये आपका 2x हो जाएगा। ओके, अब देखो अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 20/2 20/2। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो यही आपका क्या है? आंसर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका। तो पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक टेबल बना लो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर आप वैल्यू लिखना एंड यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को लिखते जाना। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं बस कितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी आप टेबल पहले बना लोगे। तो आपका वैल्यू क्या है, 3, 7, 12 एंड 17। देन फ्रीक्वेंसी x+6 एंड x+2, x-3 एंड x है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मीन निकालेंगे। तो देखो आपका मीन क्या आएगा, आप जब मीन ऐसे निकालोगे, देखो 3 + 7 वैल्यू का आप ऐड करोगे +12 + 17 अपॉन में आपको कितने ऑब्जर्वेशन है, देखो 1 2 3 4 अपॉन में 4। तो आपका मीन क्या आ जाएगा, इसको आप सब सॉल्व करोगे तो 5.992 आएगा। तो 9 कुछ समथिंग मान लो, तो आपका ये मीन आ गया। अब हमने पिछले फॉर्मूला में क्या देखा था, मीन इज इक्वल टू मतलब 5.92 इज इक्वल टू आपका क्या था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x। देखो चलो कर देते हैं, ये इस लाइन में करते हैं, ये आपका ऐसे हो जाएगा 3 × x+6 + 7 x+2 + 12 x-3 + 17 × x आपका 17x हो जाएगा। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 5.92 इज इक्वल टू, आप सबको ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 39x - 4 आ जाएगा। एंड आप जब इसको ऐड करोगे, देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो x x x x 4x आपका आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का सम बता रही हूँ, 4x + 6 to 8 और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 4x + 5 हुआ आपका। तो यहाँ अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 4x + 5 आ जाएगा। देन आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू तो 2.19 हो जाएगा। आपके पास वहाँ कैलकुलेटर रहेगा तो आपको कैलकुलेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम अप्रॉक्स 3 मान लेंगे क्योंकि हमें इंटीजर में आंसर देना है, तो हम इसको ये अज्यूम कर लेंगे। देन यहाँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। इस डाटा के बेस का ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड लेस देन 2 कोर्सेज। सो 2 कोर्स से लेस देन क्या हो जाएगा, 0 कोर्स एंड 1 कोर्स। सो अब देखो हमको इसका तो कुछ फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं है, मतलब 8 पता है, ए नहीं पता है, तो मैं पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देन आपका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके इक्वल होता है, देखो आपकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो, देखो आपकी फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल हो जाएगा। देन अब हम इसके हेल्प से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन पहले हमें क्या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा लेस देन 2 कोर्स क्या 0 एंड 1 है, तो हम 8 + a करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो चलो करते हैं। हम पहले इसको लेते हैं, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, हम आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 0.125 इज इक्वल टू, अब आपकी इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 10 है, तो 10 अपॉन में आपको पता नहीं है ये टोटल, इसका सम तो आपको पता नहीं है, तो आप मान लो x मान लो, तो आप इसको जब उधर भेज दोगे ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, हमने एक्सचेंज कर दिया इन दोनों को, 1 अपॉन ये देखो 1.25। देन यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, आ जाएगी आपकी x की वैल्यू निकल के 80 आ जाएगी। ओके, देन हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 80 मिल गई। अब हम देखते हैं, देखो इसकी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो वही हो जाएगी 0.3, सॉरी दी हुई है, तो 0.3 इज इक्वल टू
कितने आपका है इसकी करस्पॉन्डिंग 2a। सो हमने यहाँ पर 2a लिखा एंड अपॉन में आपको नंबर मिल गया टोटल कितनी है 80 है इनका सम, तो हमने 80 लिख दिया। देन अब जब हम इसको यहाँ से कट के हो जाएगा 40 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। ये देखो हमको तो यही तो चाहिए था, a की वैल्यू 12 मिल गई। तो अब हम क्या कर देंगे 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या पूछा था, किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी थी, नंबर ऑफ कोर्स कंप्लीटेड लेस देन 2। सो 1 एंड 0 है, तो हमारा 0 का क्या था 8 था एंड 1 का a था जिसको हमने फाइंड किया जो कि आ गया हमारा 12। तो 8 प्लस a यानी 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ये हमारा 20 इसका आंसर हो गया। एंड इसी का हमारा सेकंड पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड 4 और मोर ऑनलाइन कोर्स। ओके, सो अब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है। 4 का तो हमें पता है, 4 और मोर देन बोला है, 4 या 4 से ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा 5। अब इसका पूछा है, अब तो हमें ये पता नहीं है, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे फाइंड। करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले हम सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता था, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल इसका सम हो जाता था। तो चलो सम को हम ऐसे देती हूँ। तो जब हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पर चाहिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका क्या था 8 अपॉन टोटल सम क्या था 80। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप कट करोगे सो 0.1, यहाँ आपका 0.1 हो जाएगा। देन वैसे ही आप यहाँ करोगे, यहाँ पर आपका a का वैल्यू क्या आया था 12 आ गया था। तो आप 12 अपॉन 80 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा हाँ 0.15 आ जाएगा। देखो 0.15 आ गया। एंड वैसे ही आप 20 अपॉन 80 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब इसको अब हम कैसे करें, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, b का वैल्यू चाहिए होगा। एंड हम तो उसके 2 मेथड है, या तो हम b का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाली थी 80 निकाली थी। अब हम इसमें माइनस कर देंगे, देखो ये सारी चीज को, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो b का वैल्यू अब हमें यहाँ पर क्या ये था, ये 12 था एंड ये 24 हो गया। 8 10 प्लस 12 20 प्लस 20 आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 प्लस 24 आपका हो जाएगा 64 प्लस 10 74। तो ये आपका b का वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया। अब हम ये फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको, 6 अपॉन में 80 करके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0. यहाँ लिख देती हूँ 0.075 आ जाएगा। देन आप सोच रहे होगे इसको कैसे किया, तो टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई, आप टोटल फ्रीक्वेंसी आप ऐड कर दो इज इक्वल टू, सबको ऐड करके इज इक्वल टू 80 कर दो। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो यहाँ b बच जाएगा, तो अब b माइनस जितना भी ऐड किया यानी 74 करोगे तो वैसे वो आ जाएगा। देन हम इसमें आपको ये वैल्यू आपको मिल गया इसका। अब हमसे क्या पूछा है 5 एंड मोर देन का पूछा है। सो सॉरी 4 एंड मोर देन सब्जेक्ट का पूछा है कोर्स का। तो 4 एंड मोर देन, तो 4 का क्या है आपका, देखो 0.125 एंड 5 सब्जेक्ट का आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आया 0.075। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 0. ये था क्या था, हाँ 0.125। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 0, 1 गया कैरी, फिर आपका ये हो गया 2। इसे आप 0.2 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। 0.2 इज योर आंसर। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस। तो इसका आप फॉर्मूला याद रखो, देखो ये आपका क्या है xi माइनस ये जो म्यू है आपका, ये आपका मीन है। तो आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा
आप पहले क्या करोगे, उसका मीन निकाल लोगे और उस ऑब्जर्वेशन में से आप मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दोगे। एंड ऐसे ही आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे सबको आप पहले मीन से माइनस करके उनका स्क्वायर कर लोगे एंड उन सबको आप ऐड कर दोगे। देन एन आपका वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस लिखा रहेगा तो आप ऐसा करोगे। एंड जब आपका सैंपल वेरिएंस लिखा रहेगा तो वो कुछ नहीं करना, आपको n-1 कर लेना। जैसे कि आपके 1 4 5 6 8, ये आपका कितना है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस बोल देगा तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन में क्या रखोगे, 5 रखोगे। लेकिन यही आपको अगर सैंपल वेरिएंस बोल देगा तो आप 5 - 1 यहाँ पर 4 लोगे अपॉन में यहाँ का n-1 का वैल्यू बता रही है। एंड ये आपको ऑब्जर्वेशन में जो भी होगा उसमें आपको मीन को माइनस करके स्क्वायर करना है। एंड ये देखो वेरिएंस बोलेगा तो आपको ये करना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देता है बस आपको स्टैंडर्ड देखना है। अगर स्टैंडर्ड मिल गया आपको सिंपली इसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है, रूट डाल देना है। ओनली रूट का डिफरेंस है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा, आप देख लो। अगर यहाँ वही सिंपल, अगर आपका पॉपुलेशन है तो आप यहाँ n रखोगे, नीचे सैंपल है तो आप n-1 रखोगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन आपका एक बिग पार्ट होता है तो आप पूरा इसको n लेगे एंड सैंपल आपका थोड़ा स्मॉल पार्ट होता है तो आप उसमें से 1 माइनस कर दोगे। मतलब सो आपको यहाँ पर n-1 कर देना है। एंड दोनों फॉर्मूला आप देख लो, बस आपको वही प्रोसेस करना है, सिंपली मीन निकाल के दोनों में ही। बस अब आपका स्टैंडर्ड देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप यहाँ रूट डाल दोगे। एंड अगर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस, ओनली वेरिएंस निकालना रहेगा तो आप विदाउट रूट के करोगे। देन ऐसे ही आपका एक और है, ये देखो आपका अब बोल देगा कोवेरिएंस। ओके, जब भी आपका कोवेरिएंस का आएगा तो आपको इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना। इसमें आपके पास 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन रहेगी, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2। ओके, सो आप x को, मतलब एक को क्या लेके चलोगे, x लेके चलोगे एंड दूसरे को आप क्या लेके चलोगे, y लेके चलोगे। ओके, तो आपको जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी, आपको पहले जो जिसको आपने x ऑब्जर्वेशन माना है उसका आपको पहले मीन निकाल लेना है। देन आपको y का भी निकाल लेना है, मतलब दूसरे ऑब्जर्वेशन का भी मीन निकाल लेना। ये देखो मॉड का मतलब क्या है, यहाँ मीन है। तो उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करते जाओगे एंड उनका समेशन कर दोगे और उनको माइनस करके पूरे को ऐड करते जाओगे। मान लो मीन 2 आया एंड आपके ऑब्जर्वेशन है 4 6। ओके, तो आप 4 मीन को, आप ये मीन आपका है एग्जाम्पल मान लो, तो आप माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा एंड इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बस फिर आपको उसका समेशन दे लेना है। ऐसे ही आपके पास जितने भी वैल्यू आएंगे एंड आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी सेम यही प्रोसेस को रिपीट करना है। उसके बाद जो भी आपका समेशन के बाद आंसर आएगा उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड आप अपॉन में आप n कर दोगे। n क्या है आपका, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यही आपको अगर सैंपल को वेरिएंस दिख गया तो आपको n-1 कर देना है। ये बात हमेशा याद रखना, पॉपुलेशन में आपका n रहेगा एंड सैंपल में आपका n-1 रहेगा। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, इसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है एंड आपके ये 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। अच्छा, इससे आप स्कोर कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रख लेना। एंड इसके भी PYQ भी मैं दिखाने वाली हूँ करके, सो उसको भी हम देख लेंगे। देन आपका थर्ड, ये आपका लास्ट टाइप है, ये आपका क्या है, कोरिलेशन। ओके, इसमें आपको क्या करना है, ये देखो कोवेरिएंस आपको निकालना है किसका, देखो एक्स एंड वाई दोनों का आपको क्या करना है, मतलब एक्स वाई नहीं, आपको कोवेरिएंस निकालना है। तो हम इस PYQ को करेंगे, इसमें आपको एक ही PYQ में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका फॉर्मूला आपका होता क्या है, देखो आपको पहले इसमें कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा एक्स एंड वाई का। तो आप इसको मान लो एक्स मान के चलो एंड इस लाइन को आप वाई मान के चलो। तो आपको पहले दोनों का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, SST भी निकालना पड़ेगा दोनों का। तो इसमें आपके एक साथ बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। अगर आपको ओनली ये निकालने आएगा अगर आपको ओनली वेरिएंस निकालने आएगा, सैंपल वेरिएंस, तो भी आप सीख जाओगे। अगर आपको स्टैंडर्ड सैंपल वेरिएंस निकालने आएगा तो आप यहाँ से सीख जाओगे। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी होता है, बट इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी कर लोगे आप, और अगर स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने आता है तो भी आप उसको कर लोगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसमें हम सबसे पहले देखो हमने वेट को x ले लिया है एंड हमने h को y ले लिया है। तो अब ये मैंने mx क्या लिखा है, मीन लिखा। तो आप पहले क्या करोगे, इसका सम करोगे एंड कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो आप अपॉन में 5 लिखोगे। तो जब आप इनका सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हो, 375 अपॉन में 5 एंड इसका आपका आंसर आ जाएगा 75। देन आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका 400 हो जाएगा एंड 400 अपॉन में 5, सो आपका ये आ जाएगा 80। तो अब नेक्स्ट आपको इस टाइप से टेबल बना लेना है। देन आप यहाँ पर x में क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, इसमें से आपको ये देखो x माइनस एक्स मॉड, यानी आप x मॉड हमारा क्या है, मीन है। सो आप यहाँ पर मीन को माइनस कर रहे हो एंड इसमें भी सेम y माइनस वाई नॉट, आप यहाँ पर क्या मीन को माइनस कर रहे हो। तो देखो आपका पहला क्या था, यहाँ से 80 माइनस आपका 75, ये आंसर आ जाएगा एंड 75 माइनस 75 0, 75 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से हमने सारे ऑब्जर्वेशन लेके उसमें से हम मीन को माइनस करते जा रहे हैं। तो इसको माइनस 5 का स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा, देन 10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर भी आपका 100 आ जाएगा। फिर आपको इन सब का सम कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100 100 200 एंड ये आपका क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा इसका सम। देन हम ऐसे ही देखो, जो हमने ये सेकंड वाला था एज का, इसका हमारा मीन क्या आ गया था 80 आ गया था। तो हम मीन में से सबको माइनस करते जाएंगे, तो हमने माइनस करते गए। सो आपका 70 माइनस 80 10 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। देन आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 5 का 25 हो जाएगा, इसका भी आपका 100 आ जाएगा एंड माइनस 10 का भी आपका 100 आ जाएगा। तो फिर से आपको इसको क्या करना है, सम करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा एंड ये 200, देन आपका 450, ये आपका इसका सम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आपको देखो फॉर्मूला आपका क्या था, ये आपका फॉर्मूला था। आपको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों निकालना था। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो। सो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से आप देखो 5 आया है, 5 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा, देखो 25 हो जाएगा। देन 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 0 फिर से हमारा 0 हो गया, 10 इंटू 15 तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 150 आ जाएगा एंड माइनस 10 इंटू माइनस 10 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। सॉरी मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप देखो यहाँ पर पहले 85 था, बट मैंने यहाँ पहले 70 कर लिया है। तो यहाँ पर आपका मतलब उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, बट मल्टीप्लाई में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर -5 होगा। तो आप -5 इंटू इसका क्या था 15 करोगे तो आपका यहाँ क्या -75 आएगा। तो फिर जब आप सम करोगे 100 माइनस 75 तो आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा एंड 25 आपका सम 50 आ जाएगा। देन जब आप इसको ऐड करोगे तो इसमें आपका क्या वैल्यू था, तो 0 हो जाएगा। देखो हम x का कर रहे हैं तो ये फिर आपका यहाँ 25 हो जाएगा एंड 100 प्लस 100 हो जाएगा। देन देखो क्या हो जाएगा, ये 200 एंड ये आपका हो जाएगा 250 अपॉन 5 हो जाएगा। हम ऐसे ही y का भी कर लेंगे तो y का आपका सम देखो, सम तो पहले ही करके लगा रखा है हमने, 450 हो जाएगा, 450 अपॉन 5। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। देन आपको यहाँ फार्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो करोगे आप यहाँ पर ये देखो 250 इंटू 450 करोगे, हमारा SST यहाँ पर SX हमारा क्या आया, ये आया एंड इसका ये आया। मैंने यहाँ पर 5 को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब आप देखोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा एंड इसके नीचे भी आपका 5 आएगा। जब आप कोवेरिएंस निकालोगे तो इसके नीचे भी 5 आएगा, तो ये 5 दोनों आपस में कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ 5 नहीं लिखा है। देन आपका ये देखो इधर हो गया, मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आएगा। देन आपका इसका जो सॉरी ये मैंने रूट लगा रखा है, आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आंसर आएगा। देन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.149 आएगा। आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 0.150, ऐसे भी आप लिख सकते हैं उसको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन आप देख सकते हो कि अगर आपका सैम्पल वेरिएंस निकालने आएगा, सॉरी n-1 करना रहता है आपको, यहाँ पर 4 कर देते तो उधर भी वैसे ही सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस होता तो आप क्या करते, सेम ऐसे ही करके आपका बस यहीं पर आप इसको रूट को सॉल्व करके आंसर आ जाता। तो हमारे लेकिन हमें क्या बोला था, ये बोला था कोफिशिएंट ऑफ
ये कोरिलेशन आपको निकालने बोला था, तो इसका फॉर्मूला ये था और ये ऐसे सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कर लिया है तो मैंने इसलिए तो और भी PIQ में करा रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप उससे भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमारा नेक्स्ट PYQ है। द मीन ऑफ डाटा सेट 6, 9, Y 15, 20 इज 12। सो पहले हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका y आपका एक वेरिएबल दिया हुआ है। सो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मीन को आपको पता है, मतलब आपका टोटल जितने नंबर आए होते हैं मार्क्स उसको ऐड करते हो अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर आप मीन निकालने के लिए नंबर टोटल करोगे, मतलब टोटल कितना दिया हुआ आपको 6 प्लस 9 प्लस 15 प्लस y प्लस 20 अपॉन में कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 है, इज इक्वल टू 12 हो गया आपका। चलो सो आप जब ऐड करोगे ये आपका 15 हो जाएगा, 15 15 30 एंड 20 आपका 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका था तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस y अपॉन में आपका 12 था, सॉरी अपॉन में आपका 5 था, इज इक्वल टू 12 था। देन जब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 60। देन यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं क्या करना है। हाँ, the sample standard deviation of the new data set if add to each number in the given data set। सॉरी क्या ऐड करना है, अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं मतलब each नंबर सभी नंबर में, सो ऐड करने के बाद आपका स्टैंडर्ड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो चलो उसको देखते हैं हम। पहले जब आप सब में 5 ऐड करोगे तो जो आपका 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। देन अब 9 प्लस 5 आपका 14 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू क्या आ गई थी 10, 10 प्लस 5 15 ही हो जाएगा। एंड 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। एंड 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। एंड जो हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको फॉर्मूला क्या था आपका एस फॉर्मूला क्या था, देखो अंदर रूट में आपका xi माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1 ये था। सो आपका जो ये था देन आपका xi क्या है, ये देखो 11 14 ये और इसका ये था आपका क्या बोलते हैं समेशन यानी सम था इसका। देन तो चलो अब हम इसको कर लेते हैं, पहले यहीं पर करते हैं। आपका मीन क्या आया था, मीन इसको जब आप ऐड करोगे सो आपका मीन आ जाएगा। सो आपका मीन क्या हो जाएगा एक्स नॉट, जब आप इसको ऐड करोगे अपॉन में 1 2 3 4 5 करोगे तो आपका मीन आ जाएगा 17। देन अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स आई मतलब आपका 11 हो गया माइनस मॉड यानी 17 का होल स्क्वायर करोगे प्लस, चलो देखो 14 में से आप 17 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप 15 में से 17 को माइनस करोगे तो -2 आएगा, लेकिन -2 को जब स्क्वायर करोगे तो आपको वो पॉजिटिव ही मिलेगा। देन हम ऐसे ही 20 माइनस 17 3 का स्क्वायर एंड 15 माइनस 17 आपको क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देन चलो क्या हो गया आपका 6 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। अपॉन में आपका n-1 टोटल नंबर कितने हैं आपके, देखो
1 2 3 4 5 5 माइनस 1 4 है एंड ये सारा आपका क्या था, रूट में था। ये हमने फार्मूला से लगाया, मैंने आपको बता दी हूँ। सो अभी आपका रूट आ गया एंड जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 122 आएगा अपॉन में 4। उसके बाद क्या आएगा आपका, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 4 3 का 2 है, फिर 0, फिर आप पॉइंट लगाओगे, सो 30.5 आएगा। देन ये आएगा, और जब आप इसका रूट लोगे आपको वहाँ कंप्यूटर में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लेना। सो ये हो जाएगा आपका 5.52। सो ये आपका इसका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसे ही किसी और भी सब्जेक्ट के वन शॉट चाहिए या PYQ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उससे आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।